ये 11th बिजनेस स्टडीज का यूनिट 1.1 है। वीडियो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, बिजनेस क्या है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट क्या रोल प्ले करता है। ये वीडियो पार्ट 2 है। इसके अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेशन का मीनिंग क्या है, देन प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खास बात होती है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्या है और एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत ही छोटा सा वीडियो है और आपको बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगा। प्रोफेशन को हिंदी में बोलते हैं हम पेशा। इसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति स्पेशल नॉलेज कहीं से गेन करता है, पढ़कर, लिखकर। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मेडिकल की स्टडी करता है, डॉक्टरी करना उसका प्रोफेशन बन जाता है। वकील पूरी वकालत की पढ़ाई करता है तो वो क्या बन जाता है, वकील बन जाता है। क्या होता है, पैसा कमाने के लिए साथ ही साथ सोसाइटी को सेवा देने के लिए या तो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं या किसी को एडवाइस करते हैं। प्रोफेशन के अंदर सब यही है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक। तो अब हम प्रोफेशन का मीनिंग तो समझ ही गए होंगे। प्रोफेशन का मीनिंग समझने के बाद हम देखते हैं कि प्रोफेशन की खास बात क्या होती है। सबसे पहली खास बात, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। इसके अंदर जो कोई भी व्यक्ति होता है एक स्पेशल नॉलेज गेन करता है। मान लो एक डॉक्टर ने या एक इंजीनियर ने क्या किया, थियोरेटिकल नॉलेज गेन की। अब वो जब किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में जब वो नौकरी करता है, उसी थियोरेटिकल नॉलेज को अब वो प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करता है, प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, मतलब दैट इज प्रोफेशन। मतलब इसके अंदर क्या है कि स्पेशल नॉलेज होती है और वो उसी टेक्निक्स के ऊपर काम करता रहता है। तो इसको सबसे पहला पॉइंट यही हमारा प्रूफ हो जाता है। क्या प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज होती है और टेक्निक्स होती है। हर किसी का काम करने का तरीका अपना अलग अलग भी हो सकता है। दूसरी बात, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, हर कोई व्यक्ति सिस्टमेटिक तरीके से कहीं ना कहीं से पढ़ाई करता है या ट्रेनिंग लेता है। जैसे कानून की पढ़ाई करने के लिए, वकील बनने के लिए कानून की अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए हमको किसी मेडिकल कॉलेज से अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। वहाँ पर इंटर्नशिप भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, इंजेक्शन लगाना भी सिखाया जाता है, सर्जरी करनी भी सिखाई जाती है, ट्रीटमेंट करना भी सिखाया जाता है, पेशेंट को कैसे हैंडल करना है ये सब सिखाया जाता है। मतलब प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, सारे मेथड होते हैं। ट्रेनिंग के लिए हमने जितना भी एक्वायर किया है, ट्रेनिंग हमने जहाँ से भी ली है, वो सारा फॉर्मल मेथड होते हैं, वो हमको अचीव करने ही पड़ते हैं। तीसरी बात, प्रोफेशनल जितने भी लोग होते हैं उनकी एक एसोसिएशन होती है। जैसे वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, वैसे ही डॉक्टर्स के लिए क्या है, मेडिकल काउंसिल है। इनको एसोसिएशंस के नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं। जैसे वकील किसके नियम मानते होंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। डॉक्टर्स किसके रूल फॉलो करते होंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। ये मेडिकल काउंसिल किस लिए बनी हुई है, डॉक्टर्स के लिए ही बनी हुई है। एसोसिएशन क्या करती है, एसोसिएशन अपने मेंबर्स के ऊपर कंट्रोल करती है, नए नए रूल बनाती है। एसोसिएशन ये डिसाइड करती है कि मेरे मेंबर के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एसोसिएशन ये डिसाइड करती है कि एसोसिएशन के अंदर कौन व्यक्ति एंट्री कर सकता है और कौन व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता। चौथी बात, प्रोफेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, सिंपल सी बात है, एसोसिएशन ही बनाते हैं। अब
रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर मान लो वकील आते हैं, तो वकीलों को कौन सी एसोसिएशन के रूल मानने पड़ेंगे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल उनको मानने पड़ेंगे। इसलिए डॉक्टर्स के रूल कौन बनाता है? कौन सी एसोसिएशन बनाती है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है। तो कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इन लोगों के होते ही हैं जो इनको मानने ही पड़ते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन ईमानदारी को लेकर हो सकते हैं, सच बोलने को लेकर, सत्यनिष्ठा को लेकर, काम करने के तरीकों को लेकर, क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है, ये सब लोग डिसाइड करते हैं। इसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसी में ही होते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब प्रोफेशन के अंदर ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति, मान लो किसी ने वकील की पढ़ाई नहीं की और वो कह दे कि मैं वकालत भी नहीं की, वकील की पढ़ाई भी नहीं करी, और वो कहेगा कि मैं तो वकील बनकर केस लड़ूंगा। नहीं लड़ सकता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की और मैं पेशेंट का इलाज करूंगा, दैट इज इलीगल। इसलिए जितने भी प्रोफेशनल होते हैं इसके अंदर इनकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहती है। हमको लॉ की डिग्री की हुई हो तो हम वकील हो सकते हैं, डॉक्टर की डिग्री की हुई हो तो हम डॉक्टर हो सकते हैं। छठी बात, प्रोफेशन की सबसे सुंदर और छठी बात क्या है? सिक्स्थ पॉइंट क्या है? सर्विस मोटिव। हालांकि प्रोफेशन एक बिजनेस की तरह भी होता है, व्यवसाय भी है, पर प्रोफेशन के अंदर क्या है? जो भी व्यक्ति प्रोफेशनली होता है उसका टारगेट पैसा कमाने के साथ साथ सोसाइटी की देखरेख, उनकी भलाई करना, सेवा करना भी होता है। और जो भी पर्सन सोसाइटी की जितनी सेवा करता है उसका सोसाइटी में नाम भी उतना ही होता है, उसको रिस्पेक्ट भी उतनी ही मिलती है। जैसे डॉक्टर्स पेशेंट का इलाज करता है तो पेशेंट देखो उसके साथ कितना रिस्पेक्ट के साथ बात करता है। इसलिए डॉक्टर के अंदर एक सर्विस मोटिव भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क्स फॉर अदर। मतलब इसके अंदर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। एंड रिसीव रिम्यूनरेशन इन द लिeu ऑफ देयर ऑफ। इसके बदले में उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब मैं आपको एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं डॉक्टर का। मान लो एक डॉक्टर ने एक हॉस्पिटल बनाया, उसी के अंदर उसने 10 डॉक्टर्स और भी अपॉइंट किए। कोई कान चेक करता है, कोई आंख का ट्रीटमेंट करता है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई हेयर स्पेशलिस्ट है। उसी डॉक्टर ने अगर हॉस्पिटल बनाया है तो वो हॉस्पिटल के अंदर डेफिनेटली वो एक क्या फॉर्म क्रिएट हो गई? एक बिजनेस की फॉर्म क्रिएट हो गई। मान लो एक डॉक्टर अब क्लिनिक खोलता है, पेशेंट का इलाज करता है अपनी स्किल और टेक्निक के बेस पर। वो डॉक्टर प्रोफेशन हुआ उसका। अभी वही डॉक्टर अगर किसी और हॉस्पिटल में जाकर किसी और हॉस्पिटल के डॉक्टर के अंडर में अगर नौकरी करता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? हम किसी और के अंडर में काम करते हैं, हमको इसके बदले में क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो अभी हम एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? सर्विस टू अदर्स। इसके अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? दूसरों की सेवा करते हैं और इसके बदले में हमको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है, क्योंकि हमको दूसरों के अंडर में रहकर काम करना होता है। दूसरी बात, पर्सनल सर्विस करनी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी कर रहा हूं तो मैं छुट्टी पे चला जाऊं और मेरी जगह पे और किसी को, मेरे रिश्तेदार को छोड़ दूं और उसको बोलूं कि तू मेरी जगह पे रह के नौकरी कर ले। ऐसा नहीं हो सकता। नौकरी मैं कर रहा हूं तो वो नौकरी मुझे ही करनी पड़ेगी। तीसरी बात, एग्रीमेंट होता है। एम्प्लॉयर नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सैलरी लिखी होती है, काम करने के घंटे लिखे होते हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है। चौथी बात, जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या होती है? एक नौकर की तरह काम करनी होती है। मतलब जो जिसने मुझे नौकरी दी वो मास्टर हुआ, नौकरी करने वाला व्यक्ति क्या हुआ? सर्वेंट हुआ। इसमें हमको क्या करना होता है? सामने वाले के ऑर्डर को फॉलो करना होता है, जो वो कहता है हमको वैसे ही काम करना होता है। फिर पांचवी बात आती है, नो नीड ऑफ
कैपिटल, ये कैप्शन वर्ड लिखा गया है, ये कैप्शन नहीं है, ये नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत काम करते हैं, इसीलिए हमको कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कैपिटल कौन लगाता है, सामने वाला मास्टर या एम्प्लॉयर ही लगाता है, हमको कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं होती है। फिर छठी बात जो हमारी आती है वो होती है रिस्क की। अब बिजनेस तो है नहीं, पैसा हमने लगाया नहीं, हम तो किसी के नीचे जाकर काम कर रहे हैं, किसी के अंडर में रह के काम कर रहे हैं, तो रिस्क किसका है, रिस्क पूरा का पूरा सामने वाला व्यक्ति का रहता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारा कोई भी रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि हमने तो काम करना है और उसके बदले में हमको क्या मिलनी है, सैलरी मिलनी है, इसलिए हमारा कोई भी रिस्क एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है। फिर सातवीं बात है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। अब हमको जो नौकरी देने वाला व्यक्ति है, एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है। हमको नौकरी गवर्नमेंट ने दी हो या गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी हो या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने हमको नौकरी दी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो नौकरी ही करनी होती है। तो वो एम्प्लॉयर किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक दुकानदार भी हो सकता है। एक दुकानदार ने अपने दुकान पे एक व्यक्ति को नौकर रखा, तो जो नौकर है वो एम्प्लॉई है, दुकानदार कौन है, एम्प्लॉयर है। तो ये हमारा अभी एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली हमने इस यूनिट 1.1 में क्या क्या टॉपिक देख चुके हैं। वीडियो नंबर 1 में हमने देखा था कि बिजनेस का मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रॉफिट का क्या रोल होता है बिजनेस के अंदर। फिर हमने प्रोफेशन देखा, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से हमारा यूनिट 1.1 कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।